नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय। आप सभी का एक बार फिर हिस्ट्री विद युवा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मस्त होंगे। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको इस वीडियो को देखने के फायदे बताता हूं। इस वीडियो को देखकर आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि फायदा बता दूंगा तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको मजा आएगा। सबसे पहला फायदा यह है कि आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एजुकेशन की वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत डीपली समझ पाएंगे। वैसे सबको पता है कि एजुकेशन का महत्व क्या है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप और अच्छे से ये समझ पाएंगे कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक समाज के लिए, एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए और कल्चर के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए। दूसरी बात, अंग्रेजों ने भारत को कैसे शिक्षा के आधार पर बांट दिया था, कैसे शिक्षा के बेसिस पर, एजुकेशन के बेसिस पर भारत को अपना गुलाम बना लिया, अपने कब्जे में कर लिया था, इसको समझ पाएंगे। तीसरी चीज, अगर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना। चौथी बात यह है कि एक देश में शिक्षा के लिए भाषा का क्या माध्यम होना चाहिए, या तो उस देश की भाषा या राज्य की भाषा या फिर राज्य के अंदर और जो भाषा हैं वो माध्यम होना चाहिए। वो आपको आज समझ में आ पाएगा। मैं अभी इसको और अच्छे से समझाऊंगा आपको, और आप ये भी समझ पाएंगे आज के इस वीडियो के बाद कि एक अच्छी शिक्षा नीति कैसी बनानी चाहिए, सरकार को क्या कोशिश करना चाहिए शिक्षा के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, ये जो विवाद था शिक्षा को लेकर, ये 1813 और उससे थोड़े और पहले जाएं, यानी कि 19वीं शताब्दी जब स्टार्ट हो रही थी तब ये विवाद उठा अंग्रेजों में। क्यों उठा था वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखो क्या हुआ था। 1757 में सबको पता है कि पलासी का युद्ध हुआ। 1757 में इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल में राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो गई। अंग्रेज अब केवल ट्रेडिंग करने के लिए भारत नहीं आ रहे थे, केवल व्यापार करने के लिए नहीं। अब वो भारत इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि उन्हें भारत में पॉलिटिक्स करना है, भारत में सत्ता को कायम रखना है, भारत में अपना एक उपनिवेश बनाना है। जैसे कि अमेरिका एक उपनिवेश हुआ करता था, जैसे कि अफ्रीका के कुछ देश उसके उपनिवेश हुआ करते थे, चाइना एक उपनिवेश हुआ करता था। उसी तरह से भारत को भी एक उपनिवेश बनाना था, क्योंकि भारत इतना समृद्ध था कि भारत का कपड़ा, भारत की जो वस्तुएं थी, भारत के जो मसाले थे यूरोप में जाया करते थे, और यूरोप में इतनी भारी मात्रा में हमारे यहाँ से वस्तुएं जाया करती थी, खासकर कपड़ा, कि यूरोप में 78% टैक्स लगाया गया था कपड़े पर। 78% टैक्स कपड़े पर, और यूरोप की पूरी कंपनीज बंद होने लगी थी भारतीय कपड़े के कारण। इसलिए इतना टैक्स लगाया कि कोई भी भारतीय कपड़े को ना खरीद पाए। लेकिन उसके बाद भी यूरोप में भारतीय कपड़े बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदे जा रहे थे। ठीक है, तो 1757 में पलासी के युद्ध के बाद हुआ क्या कि अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया, और बंगाल में अब उनकी राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई। तो अंग्रेजों ने बंगाल को खूब लूटा दिल खोल के। तो बंगाल में जब उनकी राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से ये कहा कि आपको केवल बंगाल को या फिर भारत को लूटना नहीं है, केवल ये नहीं करना है, आपको कुछ ऐसे काम भी करना है कि भारतीय आपकी तरफ हो जाएं। किसी को तलवार की ताकत से जीतने से अच्छा है कि उन्हें दिल से जीतो। ऐसे इंसान मानसिक रूप से हार जाता है और कभी भी विद्रोह की कोशिश नहीं करता, कभी भी वो रिवेंज लेने की कोशिश नहीं करता। तो ऐसे हराओ उनको कि वो मानसिक रूप से हार जाएं, तलवार को उठाने की जरूरत ना पड़े। ये ब्रिटिश सरकार ने बोला। तो अब हथियार क्या है? हथियार है शिक्षा। तो सरकार ने क्या किया, बंगाल की सरकार ने यानी कि कंपनी सरकार ने एक शिक्षा पॉलिसी बनाई। 1813 के आसपास की बात है जब चार्टर एक्ट आया, तो उसमें
एक बात लिखी गई कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करो, ठीक है, पर ईयर कितना, 1 लाख रुपए। और साहित्यिक शिक्षा भारतीयों को दो, ताकि भारतीय हमारी तरफ हो जाएं, हमारे गुलाम बने रहें। शिक्षा ऐसे देना है कि उन्हें कभी ये महसूस ना हो पाए कि वो एक गुलाम देश में रह रहे हैं, एक उपनिवेश देश में रह रहे हैं। ये उनका कहना था। एक ये शब्द और एक ये शब्द, 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के बाद इन दो शब्द पर 20 साल लड़ाई चलेगी। कैसे चलेगी अभी वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत डीपली समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना आप, ठीक। अब ब्रिटिश सरकार ये कह रही है कि भारत को केवल लूटो मत, भारत को शिक्षित बनाओ, और ऐसे शिक्षित बनाओ कि ये अपनी तरफ हो जाएं। शिक्षा इसलिए नहीं दे रहे अंग्रेज कि आपको शिक्षा देकर आपका विकास करना चाह रहे हैं, आपको विद्वान बनाना चाह रहे हैं, आपको एक अच्छी सभ्यता की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा इसलिए दे रहे हैं ताकि आप विद्रोह ना करो उनके खिलाफ। तो शिक्षा ऐसे देना है कि ये आपकी तरफ हो जाए। इसलिए 1813 में ये कहा गया कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करो, और शिक्षा साहित्यिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह नहीं लिखा गया कि कौन सा साहित्य, भारतीय साहित्य या फिर पश्चिमी साहित्य, यूरोपीय साहित्य, कौन सा साहित्य, ये तो लिखा ही नहीं है। इसी पर तो विवाद चलेगा। अब यहां पर ना तो भारतीय लिखा है और ना ही यहां पर अंग्रेजी साहित्य के बारे में लिखा है, तो इस शब्द का मीनिंग क्या निकालें। 1813 में आपने एक्ट तो बना दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि खर्च काय पे करना है। अब 1 लाख रुपए आ तो रहा है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न कल्चर, यानी कि वेस्टर्न जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दे रहे हैं। कुछ लोग भारतीय जो प्राचीन साहित्य हैं उसकी शिक्षा दे रहे हैं। तो समझ में नहीं आ पा रहा है कि करना क्या है। अच्छा, अब यहीं से एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। कौन सी लड़ाई? ओरिएंटलिस्ट वर्सेस ऑक्सीडेंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट मतलब प्राच्यवादी, जो भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य को पढ़ाने के पक्ष में थे। और ये इसलिए पक्ष में नहीं थे कि इनको भारतीय साहित्य और भारतीय संस्कृति का अच्छा ज्ञान हो जाए, ये इसलिए पक्ष में थे कि भारतीयों को कभी भी ये पता न चल पाए कि अंग्रेजी क्या है, और अंग्रेजी अगर पता नहीं होगी तो ये कभी भी राजनीति में कोई हिस्सा नहीं मांगेंगे। कभी ये नहीं कहेंगे कि पॉलिटिक्स में हमें भी पार्टनरशिप करना है, पार्टिसिपेट करना है, ये कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इधर पाश्चात्यवादियों का कहना था, मतलब जो ऑक्सीडेंटलिस्ट थे, वो अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ। उनका ये कहना था कि अगर हमने इनको प्राचीन शिक्षा दी तो हमें अच्छे बाबू नहीं मिल पाएंगे। भाई अंग्रेजी जो शासन प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको चलाने के लिए हमें अच्छे सस्ते बाबू भी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि उनको इंग्लिश आए। अगर उनको इंग्लिश नहीं आएगी तो फिर वो हमारा काम कैसे कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा। इसलिए पाश्चात्यवादी और प्राच्यवादी मतलब ओरिएंटलिस्ट और ऑक्सीडेंटलिस्ट दोनों आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? ताकि भारत को मतलब किस बेसिस पर गुलाम बनाया जाए, ये उनका कहना था, ठीक है। अब मैं आपको ऑक्सीडेंटलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट की जो लड़ाई थी उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाता हूँ, बहुत मजा आएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, असली मजा तो यहीं से है। शुरू करते हैं। पाश्चात्यवादी, इनको कहा जाता है ओरिएंटलिस्ट और इनको कहा जाता है ऑक्सीडेंटलिस्ट। इन्हीं को आप वेस्टर्नर्स, वेस्टर्निस्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चाह रहे थे कि भारतीयों को शिक्षा मिले, लेकिन भारतीय साहित्य में भाषा का जो माध्यम हो वो या तो हिंदी हो, या तो संस्कृत हो, या तो अरबी हो, या फारसी हो, ठीक है। ये 1813 में विवाद स्टार्ट हुआ है। ये जो कंट्रोवर्सी ये 1813 में स्टार्ट हुई। इनका कहना है कि भाषा का माध्यम अंग्रेजी हो, और इनका ये कहना है कि इनको आधुनिक
दर्शन शास्त्र जो कि यूरोप से आया है उसका ज्ञान दिया जाए और इन लोगों को भारतीय साहित्य से दूर रखा जाए। तो यूरोपीय साहित्य की शिक्षा के पक्ष में थे ये लोग। ठीक है, अच्छा दोनों के तर्क भी अभी हम समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखो 1813 में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। 1813 से लेकर 1823 जब तक की एक लोक शिक्षा समिति नहीं बनाई गई तब तक की ये विवाद चलता रहा। 1813 से 1823 पूरे 10 साल तक 1-1 लाख रुपए जो आता रहा वो सब पानी में गया, भारतीयों को कोई शिक्षा नहीं मिल रही। 1823 में लोक शिक्षा समिति, पब्लिक एजुकेशन कमेटी की स्थापना की गई। इसमें 10 सदस्य थे और इसके महासचिव थे मिस्टर विल्सन। इनका नाम याद रखना, मिस्टर विल्सन, महासचिव मिस्टर विल्सन। और इसके अलावा 9 और सदस्य थे जिनमें पाश्चात्यवादी और प्राच्यवादी दोनों विचारधारा के लोग थे। पाश्चात्यवादियों का कहना था कि शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाए और यूरोपीय साहित्य की दी जाए। प्राच्यवादियों का कहना था शिक्षा भारतीय साहित्य में दी जाए और भाषा का माध्यम हो हिंदी, संस्कृत, अरबी या फारसी या फिर कोई भी क्षेत्रीय भाषा जो कि वहां के लोग बोलते हैं। ठीक है, अब 1823 भी आ गया। 1823 में भी ये लोग आपस में लड़ रहे हैं कि आखिर इनको किस भाषा में हम शिक्षा प्रदान करें भारतीयों को। और आप सोचो कि 20 साल लग गए, 20 साल। 1835 में ये विवाद सुलझेगा। 1835 में जब लॉर्ड मैकाले को विलियम बेंटिक जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं उनको लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाते हैं, लॉर्ड मैकाले को, और लॉर्ड मैकाले एक शिक्षा नीति बनाता है और तब जाकर ये विवाद खत्म होता है। इसको मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा, दूसरी वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में कि लॉर्ड मैकाले ने क्या शिक्षा नीति बनाई। अगर आप थोड़ा समझना चाहें तो मैं उसका एक वाक्य आपको बता देता हूँ। लॉर्ड मैकाले ने पता है क्या कहा था भारत आकर? लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी पूरे भारतीय, पूरे अरबी, पूरे फारसी साहित्य से भी ज्यादा मूल्यवान है एक अलमारी। इतना नीच मानता था वो भारतीयों को, इतना नीच। कहते कि इस देश में आप कहते हो कि साहित्यिक शिक्षा दो, हिंदी साहित्य की, संस्कृत साहित्य की या फिर अरबी या फारसी साहित्य की, तो इन लोगों का साहित्य तो देखो आप। ये लॉर्ड मैकाले कह रहा है ऐसा साहित्य जिसमें 10 फुट लंबे राजा होते हैं, शहद और मक्खन की नदियां होती हैं, शहद और मक्खन के समुद्र होते हैं, ऐसा साहित्य पढ़ाएंगे हम, ऐसा बोला था लॉर्ड मैकाले ने। और इतनी बेइज्जती की थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस देश में भगवत गीता भी है। उसने ना तो बौद्ध दर्शन पढ़ा था ना जैन दर्शन पढ़ा था। उसको पता होता ना तो ऐसा कभी नहीं बोलता, लेकिन उसने बोला और भारत को इतना नीच कहा और उसके साहित्य को इतना नीच कहा कि क्या बताऊं अब। ठीक, तो 1835 में वो विवाद खत्म होगा। मैं वो आपको 1835 में मतलब अगले वीडियो में पार्ट 2 में बताऊंगा, ये पार्ट 1 है। अब प्राच्यवादी क्या कह रहे हैं कि शिक्षा इसमें दी जाए, इनका कहना है ऐसे शिक्षा दी जाए। इनकी लड़ाई चली रही है। इनके तर्क क्या हैं? इनका तर्क ये है दोनों का कि आप भले किसी भी भाषा में, किसी भी माध्यम में शिक्षा दो, लेकिन फायदा ब्रिटिश सरकार को और कंपनी को होना चाहिए। ध्यान रहे कि ये लोग जो शिक्षा दे रहे हैं अंग्रेज, ये दोनों जो आपस में लड़ रहे हैं भारतीयों को शिक्षा देने के लिए, इसलिए नहीं लड़ रहे कि भारतीयों का भला हो सके, भारतीयों का विकास हो सके, इसलिए लड़ रहे हैं ताकि भारतीयों को गुलाम बनाया रखा जा सके। कभी भी इस धोखे में मत रहना कि अंग्रेजों ने शिक्षा इसलिए दी भारतीयों को ताकि उनका विकास हो सके। ये आपस में लड़ भी इसलिए रहे हैं ताकि ये आपस में मतलब एक ऐसा समझौता करना चाह रहे हैं कि भारतीयों को गुलाम ही बनाए रखना है। भले ये आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भारतीयों का विकास चाहते हैं, भारतीयों को विद्वान बनाना चाहते हैं, भारतीय समाज का विकास चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब प्राच्यवादियों और
पाश्चात्यवादियों मतलब ओरिएंटलिस्ट और ऑक्सीडेंटलिस्ट का आप तर्क समझिए। इनका क्या तर्क है? ये कहते हैं कि भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें भारतीय साहित्य का ज्ञान कराया जाए। ऐसा क्यों? भारतीय साहित्य का ज्ञान कराएंगे तो क्या मतलब प्राच्यवादियों के हिसाब से भारतीय गुलामी बने रहेंगे? तो इनका कहना था हाँ, ऐसा इसलिए कि भारतीय साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब इनको जगा दे कि ये विद्रोह करें हमारे खिलाफ। ये इनका मानना था प्राच्यवादियों का, ओरिएंटलिस्टों का। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य के टाइम पर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर लिखा गया था। हालांकि ये माना जाता है, कभी भी आप एक चीज ध्यान रखना, अर्थशास्त्र जो कहते हैं चाणक्य ने लिखा है, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। कभी भी एनसीईआरटी ऐसा नहीं लिखती। वो लिखती संभवतः है एक हिस्सा लगभग अर्थशास्त्र का चाणक्य ने लिखा होगा, संभवतः। एक संभवतः शब्द लगाकर ये बोलती है, ध्यान रखना इस बात को। तो हमारे पास बहुत पहले टाइम से अर्थशास्त्र था। अब कहते हैं कि स्मिथ ने लिखा था, क्या नाम है उसका जिसने वो लिखा था ना, वेल्थ ऑफ नेशंस, कहते हैं कि उसने लिखा, मतलब उसने जन्म दिया भारत मतलब पूंजीवाद को और राजनीति को। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय साहित्यों में ये सारी चीजें बहुत पहले से थी। ठीक है, तो इनका ये एक तर्क हो गया। दूसरा तर्क क्या है? इनका तर्क ये है कि हिंदी, संस्कृत, अरबी और फारसी, इनमें जो ग्रंथ पहले लिखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी ग्रंथ हैं। इतने ज़्यादा रूढ़िवादी हैं कि अगर इनमें ही हम इन भारतीयों को शिक्षा देंगे तो ये आपस में लड़ते रहेंगे। कभी भी ये जो हमारी अंग्रेजी सत्ता है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ये इनका दूसरा तर्क था। सोचो कितने चालाक थे अंग्रेज कि अब आपको पता है मनुस्मृति है, इधर कुरान है और बहुत सारे ग्रंथ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी चीज़ें हैं। तो इनका यह मानना था कि अगर ऐसी शिक्षा देंगे तो ये रूढ़िवादी बने रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। इसलिए इनको कभी भी हमें अंग्रेजी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और इनका ये तर्क आगे चलकर बहुत सही सिद्ध होता है। तीसरा तर्क क्या है? इनका कहना है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें साहित्य शब्द जो यूज किया गया है वो हिंदी, संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य शब्द से मैच करता है। उनका ये मानना है। तो इन लोगों ने कहा है ऐसा नहीं है, साहित्य का मतलब केवल हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य नहीं होता। ये इनका कहना है। तीन तर्क हो गए ना। चौथा तर्क ये है इन लोगों का कि अगर हम भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा नहीं देंगे तो ये कभी भी हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम सोचते हैं, इसको कभी नहीं समझ पाएंगे। ये इनके तर्क थे प्राच्यवादियों का, ओरिएंटलिस्टों के। आजकल आपने देखा होगा ना, ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल, ओरिएंटल कॉलेज, वो उसका मतलब यही होता है। प्राच्यवादी मतलब जो प्राचीन साहित्य को, प्राचीन भाषाओं को वरीयता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, उनको ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यवादी कहा जाता है। इधर आ जाओ आप पाश्चात्यवादियों पर। इनके तर्क समझो अब, भारतीयों को कैसे गुलाम बनाना है। इनका तर्क ये है कि अगर अंग्रेजी भाषा में हम शिक्षा देंगे तो ये लोग अंग्रेजीकरण हो जाएंगे, मतलब इन लोगों का अंग्रेजीकरण हो जाएगा। ये हमारी भाषा में घुल मिल जाएंगे और ये हमारे साथ आराम से रहने लगेंगे, इनको हमसे कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये इनका पहला तर्क था। क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजीकरण कर दो, इनको ब्रिटिश बना दो, इंग्लिश बना दो इनको। ये इनका कहना है। तो ये कभी भी हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें घुल मिल जाएंगे। इनका अंग्रेजीकरण कर दो, कहते ना वेस्टर्नाइजेशन कर देना, वही कर दो। इनको यूरोपीय साहित्य की शिक्षा दोगे तो इनको भारतीय साहित्य से नफरत हो जाएगी। ये अपने आप को नीच समझने लगेंगे और कभी भी हमसे सर उठाकर बात नहीं कर पाएंगे। ये इनका तर्क है। सोचो आप। इनका अगला तर्क ये है, 1813 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें साहित्य का मतलब केवल हिंदी, संस्कृत, फारसी साहित्य नहीं है, अंग्रेजी साहित्य भी शामिल है। इसलिए जो 1 लाख रुपए खर्च होना है वो इधर वाले साहित्य पर खर्च हो। इनका अगला तर्क ये है कि अगर हम इनको इंग्लिश में एजुकेशन देंगे तो इनका विकास अच्छे से हो पाएगा और ये राजनीति में शामिल हो पाएंगे। लेकिन हम इनको राजनीति में बड़ा पद नहीं देंगे, हम इनको क्या करेंगे, छोटे छोटे पद देंगे। इनको बाबू बना के रखेंगे ताकि ये फाइल एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। ऐसे शिक्षा नीति बनाना चाहते हैं अंग्रेज। सोचो आप,
कितने चालाक हैं, कितने चालाक। दोनों का एक ही टारगेट है कि भारतीयों को गुलाम बनाए रखना है। ठीक, इनके तर्क देखो और इनके तर्क देखो, आप सोच सकते हो अंग्रेज कितने चालाक थे। ठीक, इनका अगला तर्क ये है कि अगर हम इनको इंग्लिश में देंगे शिक्षा, तो ये लोग भाषा साहित्य से तो नफरत करेंगे ही करेंगे, हमारी संस्कृति से प्यार करने लगेंगे। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हम एक ऐसा भारतीय मनुष्य बनाना चाहते हैं, एक ऐसा भारतीय बनाना चाहते हैं जो दिल से दिमाग से पूरी तरह से ब्रिटिश हो, बस रूप रंग चेहरा इनसे भारतीय हो। दिल दिमाग से ब्रिटिश हो लेकिन रूप और रंग से क्या हो, भारतीय हो। ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि कोई भी हमारे खिलाफ कभी भी कोई भी विद्रोह करने की कोशिश ना करे। इनको दिल दिमाग से क्या बना दो, अंग्रेज बना दो। और इनका कपड़ा, इनके हाथ पैर, इनका मुंह कैसा रहने दो, भारतीयों जैसा रहने दो। ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था, सोचो। तो ऐसे लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में, और 1823 से 1835 भी आ जाता है लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होती। 20 साल तक लड़ाई चलती रहती है। लॉर्ड मैकाले आएगा, वो शिक्षा नीति बनाएगा, फिर उसके बाद भारत में कॉलेजेस स्थापित होना शुरू होंगे, पहली बार स्कूल स्टेब्लिश किए जाएंगे। ध्यान रखना, प्राच्यवादियों में आपको प्रिंसेप विल्सन और एक मैकनार्टन, ये 3-4 लोग मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनके नाम याद रखना। इधर आएंगे आप पाश्चात्यवादियों में, तो इनमें आपको राजा राम मोहन राय भी मिलेंगे। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न शिक्षा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। वो कहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा दो, उनको भारतीय साहित्य से अच्छा है यूरोपीय साहित्य पढ़ाओ। ये राजा राम मोहन राय कहते थे। अच्छा, ये कहने के पीछे कारण क्या था? उनका ये कहने के पीछे ये कारण बिल्कुल नहीं था कि भारतीय साहित्य में कोई दम नहीं है, महत्वहीन है, या फिर हिंदी संस्कृत अरबी फारसी इनका कोई महत्व नहीं है। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे ताकि अंग्रेजी भाषा को अगर हमारे देश के युवा जानेंगे तो वो लोग अंग्रेजों के साथ मुंह मिलाकर बात कर पाएंगे, अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति में हिस्सा ले पाएंगे। ये राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी चालाकी थी, ये उनकी इच्छा थी, लेकिन लोग उनको बेवकूफ़ समझे, बेवकूफ़ समझे। उनको सोच रहे थे कि ये भारतीय शिक्षा और साहित्य के विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका तर्क ऐसा कुछ था जो मैंने आपको बताया अभी, वैसा तर्क था। ठीक है, तो ये लड़ाई चली 1813 से 1835 तक शिक्षा को लेकर। अब आप सोचो कि हमारे यहाँ सरकारें आती हैं, एक साल में सोच समझ के कुछ भी शिक्षा पॉलिसी बनाई और चले गए, महत्वहीन है। जब तक एक अच्छी कमेटी गठित ना हो, जब तक एक अच्छी समिति ना बनाई जाए, शिक्षा पॉलिसी कभी भी नहीं बनाना चाहिए। आप सोचो कि हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी किस में शिक्षा दें हम, कैसे पता करेंगे? अभी हमारे देश में कितनी हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, हर 20 किलोमीटर पर भाषा कल्चर सब बदल जाता है इंडिया में। अब काहे में शिक्षा दोगे आप, कैसे पता करोगे? पता करना कितना इंपॉर्टेंट है। बिना पता करे आप कैसे समझ पाओगे कि शिक्षा किस जरिए से देना है, किस भाषा में देना है, किस हिसाब से देना है? अब यहाँ तो हमारे यहाँ क्या है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आजकल स्कूल खुल गए हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग प्रकार से शिक्षाएं दी जाती हैं। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी में बहुत ज़्यादा हिंदी पढ़ाई जाती है। तो ऐसे कैसे शिक्षा पॉलिसी बनाई जाए? तो एक ऐसी शिक्षा पॉलिसी भारत में मेरे हिसाब से तो आज भी नहीं बन पाई है जिससे भारतीयों का समुचित विकास हो सके, ये मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में इस शिक्षा विवाद का अंत कैसे होगा इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत मजा आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट था। आज आप समझ पाए होंगे कि शिक्षा का महत्व क्या होगा, कैसे इन लोगों ने गुलाम बनाया होगा। सोचो कितनी चालाकी है अंग्रेजों में, भारतीयों को साथ लेकर भारतीयों को गुलाम बना रहे थे। सोचो 1835 में जब लॉर्ड मैकाले आएगा
उसकी जो शिक्षा नीति थी उसके बारे में बताऊंगा। बहुत मज़ा आएगा, वीडियो को ज़रूर देखना उसको भी। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, जय हिंद।